हेलो एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने FM2 और या फिर टर्बो मशीनरी सिलेबस एनालिसिस देखी थी। इस क्लास में हम लोग मशीन डिजाइन या फिर दूसरा इसका नाम कह लें आप MCD यानी कि मशीन कंपोनेंट डिजाइन, या फिर इसका तीसरा नाम कह लें डिजाइन ऑफ मशीन, किसी भी नाम से आप कह लें। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैकेनिकल वालों के लिए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में काम करती है। मैकेनिकल वाले क्या पढ़ते हैं? मशीन का कंपोनेंट्स है ना, मशीन के कंपोनेंट्स के डिजाइन यानी मशीन बनाना। तो मशीन कैसे बनेगा, इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ये हमारे लिए ये हमारा लॉक है, यानी ये हमारा ताला है। कौन से मटेरियल से ये बना हुआ है? सबसे बेहतरीन एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, सबसे छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, जो आप सोच सकते हैं। कौन से मटेरियल से बना हुआ है? तो जिस मटेरियल से ये बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी और ये इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, इसके ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, ये सब कुछ हमको जो है निकालना होता है। ठीक है, इसमें ये जो लगा हुआ है पिन जो ये इसके अंदर जो पिन लगी हुई है उसका जो है उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। ये जो इस तरह से मुड़ा हुआ है, इस किस मटेरियल का ये बनाया जा सकता है, इसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। ये जो हमने लगा रखा है फिक्स करने के लिए नट बोल्ट की तरह, इसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। अंदर में जो भी इसके पार्ट लगे हुए हैं उनका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, अंदर में जो कुछ भी लगा हुआ है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका डायमीटर, उसकी थिकनेस, सब कुछ निकालने को ही मशीन डिजाइन कहते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि इसको प्रॉपर तरीके से हमको बता दीजिए और वो हम डिजाइन कर लेंगे, इसी का नाम मशीन डिजाइन। समझ गए? तो किसी भी मशीन के अंदर जितने कंपोनेंट हैं उसके डिजाइन करने को, यानी उसके थ्योरेटिकल पार्ट जो हम लोग देखेंगे कि कितना मिलीमीटर का होना चाहिए, उसको बनाने से पहले यानी प्रोडक्शन करने से पहले जो कुछ हम लोग उसको करके देते हैं किसी भी प्रोडक्शन इंजीनियर को, जो हम कैलकुलेट करके देते हैं, उसी का नाम है मशीन डिजाइन। दोनों में पढ़ना है, बीटेक में भी पढ़ना है और डिप्लोमा में भी पढ़ना है। बीटेक वाले का सिलेबस एनालिसिस हम लोग अभी कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले का अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, छोटा सा बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का सिंपल मसला समझिए। मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग इसको फाड़ने की कोशिश करें, इस मटेरियल को, अब इसको अगर आप खींचेंगे तो ये देखें आप, ये यहां से फटना शुरू हुआ था और ऐसे फटा था, यहां से फटना शुरू हुआ, यहां तक गया। इसका मतलब यहां पर इसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा था। समझ रहे हो? इस तरह से अगर हम लोग बात करें चाकू, नाइफ, समझते हो? चाकू समझते ही होंगे, सबके घर में होगा। तो जब हम उसको काट रहे होते हैं, चाकू से किसी चीज को काट रहे होते हैं, तो उसकी जो धार होती है वो सबसे पतली होती है। तो धार की तरफ से ही चीजें क्यों कट जाती हैं? चाकू को हम लोग, चाकू हमारे पास अभी है नहीं, हम मान लेते हैं हम ऐसे काटते हैं। तो देखिए जितना पतला चाकू, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मैं फिजिक्स समझा रहा हूं तुम्हें, डेली लाइफ का फिजिक्स समझो। चाकू का जितना पतला धार रहेगा उतना ज्यादा कटता है। क्यों कटता है? कारण समझो। जितना पतला धार रहेगा स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। कैसे? बताता हूं। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी एरिया जितना कम होगा स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। तो अगर किसी चाकू का धार मोटा हो तो मतलब उस पर स्ट्रेस कम लग रहा है, और अगर किसी चाकू का एरिया पतला हो, कम से कम हो, तो स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब है स्ट्रेस बढ़ाना मतलब एरिया घटाना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी वजह से हम चाकू की धार को बहुत पतला करते हैं ताकि चाकू के ऊपर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और उसी स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से हमारा सिग्मा बढ़े यानी स्ट्रेस बढ़े और चीजें जल्दी कटे। ये मामूली सा एग्जांपल है इसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो हम लोग किचन में रोजाना चाकू इस्तेमाल करते हैं। एक और बात बताता हूं मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन का, जहां पे चेक किया जाता है। क्योंकि मान लेते हैं अगर यहां से कमजोर है तो सारा का सारा फोर्स सब जगह लग रहा है, सब जगह फोर्स लग रहा है, सारे वाल पे हर जगह लग रहा है, लेकिन यहां पर एरिया ज्यादा है तो इसलिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम है। लेकिन यहां एरिया क्या हो गया? पतला हो गया, यानी छोटा सा होल हो गया। छोटा सा होल होना मतलब टंकी का घिस जाना, पतला हो जाना। एरिया कम होने की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहां बढ़ेगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहां बढ़ेगा वहीं से गैस निकलना शुरू होगा, वहीं से फटने के चांसेस ज्यादा होंगे। समझ गए बात को? तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज है मशीन डिजाइन। क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, कितने तरह के होते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या है, सब पढ़ेंगे। इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है, उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, क्या क्या लगा करके, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे और उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसके बाद एसएन कर्व, जर्बर पैराबोला, गुडमैन कर्व, मॉडिफाइड गुडमैन कर्व, ये सब जो है ये एक फैक्टर है जो बताता है कि कोई भी मशीन डिजाइन हुई है तो वो सेफ में है या अनसेफ है।
इस कर्व के अंदर आता है तो सेफ है, इस कर्व के बाहर जाता है तो अनसेफ है। जब हम बताएंगे आपको तो पता चलेगा। एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि इसमें इस डेटा बुक का बड़ा रोल है। इस डेटा बुक का, ये इस डेटा बुक का मेरे हाथ में जो है डिजाइन डेटा हैंडल बुक। क्यों? क्योंकि जब हम पहले यूनिट में तो बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होगा इसका, लेकिन होगा। एसएन कर्व वगैरह इसी में दिया हुआ है, जर्बर पैराबोला इसमें दिया हुआ है, गुडमैन कर्व इसमें दिया हुआ है, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। अलाउड है एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना, इसको अलाउड है। पहले आप अपने कॉलेज से जाकर के इसको वेरीफाई करवाइएगा, कॉलेज वाले साइन और करेंगे, उसके बाद आप इसको ले जा सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बल्कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बल्कि दूसरा, तीसरा, पांचवा में ज्यादा। दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, पांचवी यूनिट में ये भर के इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल। दूसरी, तीसरी और पांचवी इनमें तो बहुत ज्यादा होगा। चौथी में भी होगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन इन तीनों में बहुत ज्यादा होगा। कैसे बताता हूं? क्वेश्चन में दे देगा कि शाफ्ट का डिजाइन कीजिए। अभी मैंने बताया था ना कि शाफ्ट की डिजाइन, जैसे ताले का डिजाइन करो, तो कैसे करो? तो मटेरियल बताओ कौन सा लगेगा, पिन बताओ कौन सा लगेगा, कितने डिग्री तक घूम सकेगा, अंदर में क्या क्या लगेगा, कौन सा गियर, कौन सी बियरिंग, क्या लगाएंगे उसके अंदर, फिर उसको डिजाइन करो कि कैसे बनाएंगे, कौन से मटेरियल से चाबी बनाएंगे, ये सब बताना है। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, उन सब का फॉर्मूला है इसमें। तो जैसे मुझे कह देगा कि एक शाफ्ट का डिजाइन करो जिसको हम कहां चलाने वाले हैं, मान लेते हैं टरबाइन में चलाने वाले, तो शाफ्ट का लेंथ दिया है, एरिया दिया है, बहुत कुछ दिया हुआ है। उसमें से हम क्या करेंगे, तो इसमें से हम निकालेंगे शाफ्ट का चैप्टर। ये है डिजाइन ऑफ शाफ्ट लिखा हुआ, यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 49। ठीक है, जो मेरे पास है उसका पेज नंबर 49 है। कौन सा? 4th एडिशन है। 4th एडिशन के महादेवन और के बालारेड्डी स्वामी का डेटा बुक है। और 49 नंबर पेज में मैं जाऊंगा, और 49 नंबर पेज में जा करके, ये 49 नंबर पेज में मैं गया, यहां से शुरू होता है डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट के डिजाइन में मैं देखूंगा यहां पर से ये सब डिजाइन शुरू होता है। तो मुझे अगर बोलेगा कि भाई टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट है, तो सर्कुलर शाफ्ट का पूरा डेटा यहाँ पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं देखूंगा मुझे क्या दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है। आगे की जैसे जैसे क्लासेस आती जाएंगी तो मैं बताता जाऊंगा कि देखो ऐसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल वाले में हम लोग सीखेंगे, भर के न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पता करना है कि भाई कौन से चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो स्प्रिंग चैप्टर का है, तो चलो भैया स्प्रिंग वाले में चलते हैं। 11 नंबर चैप्टर, 167, 167 नंबर पेज। तो 167 नंबर पेज में मैं जाऊंगा और यहां से देखूंगा ये आ गया स्प्रिंग, ये आ गया स्प्रिंग, और इसमें मैं देखूंगा कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। तो कुछ चीजें इसमें दी हुई रहेंगी और कुछ चीजें हमको निकालनी है। फिर उसी तरह से मैं देखूंगा कि ब्रेक एंड क्लच, ब्रेक एंड क्लच में थोड़ी सी थ्योरी भी है, इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी है, इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी में तो न्यूमेरिकल भर के है। शाफ्ट में शाफ्ट का टाइप है, फिर न्यूमेरिकल है। स्प्रिंग में स्प्रिंग का टाइप है, न्यूमेरिकल है। इसमें क्लच एंड ब्रेक्स में क्लच ब्रेक्स का टाइप्स है और न्यूमेरिकल है। उसी तरह जर्नल बियरिंग्स में न्यूमेरिकल है। जर्नल बियरिंग इसमें दिया हुआ है, जर्नल बियरिंग, ब्रेक एंड क्लच भी इसमें दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। बल्कि इसके बिना तो तुम तो वो खत्म हो जाओगे, मतलब कितना फॉर्मूला ही याद कर पाओगे। जब ये लेके जाना अलाउड है तो क्यों नहीं लेके जाए? देखो कोई भी डेटा बुक अगर लेके जाना अलाउड है, लड़ जाओ, मास्टर से लड़ जाओ कि हम तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का सुनने को मिला कि वो लोग थर्मोडायनेमिक्स में डेटा बुक लेके जा रहे थे, नहीं अलाउ किया गया। लड़ जाओ, अपने टीचर से लड़ जाओ, भाई हमको जब डेटा बुक अलाउ है तो आप क्यों नहीं करेंगे अलाउ? या तो आप ला के दीजिए, या तो आप खुद ला के दीजिए। हम तो पढ़ना सीख के आए हैं ना, हम थोड़ी इसमें चिट लगा के आए, आप चेक कर लीजिए। और जब डेटा बुक अलाउ है लड़ जाओ कि हम तो लेकर के जाएंगे, या तो आप दीजिए या तो हम लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर इसमें इतना ही था। हम लोग जब आएंगे क्लासेस में सब इस पर है। इस डेटा बुक को पढ़ लो, थ्योरीज तो पढ़ ही लोगे यार। थ्योरीज में क्या है, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा फॉर्मूला इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और ये डेटा बुक लेके जाना अलाउड है। तो हम लोग एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ सकें। हालांकि 3 डेमो क्लास आपके लिए फ्री है तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब का एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हुआ होगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कीजिए, क्लास देखिए। 3 डेमो क्लास आपके लिए फ्री है। ये क्लास आपको हर जगह मिल जाएगी। कुछ पूछना हो तो ये रहा, और वरना फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए